अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे कमेंट लिखे पिछले जो मैंने लेक्चर किया था। बहुत मुझे पढ़ के खुशी होती है और बड़ा मुझे इनक्रेजमेंट भी हो जाता है कि मैं करती रहूँ। तो प्लीज़ इसी तरह से आप कमेंट कर दिया करें। और कुछ लोगों ने मुझे मतलब कहा भी है कि मैं एक स्ट्रोक में कर लूँ, तो मैं कोशिश करूँगी और क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन की मैं 1 महीने तक इंशाल्लाह आई वुड बी एबल टू डू दैट, तो वो भी मैं कर लूँगी। अच्छा, आज जो केस है वो मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा था। तो डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल करके मैंने ये केस नंबर 22 हो गया है, क्योंकि हम 21 केसेस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो केस है ना मतलब कॉमनली प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़ाहरी बात है कि आपको जिसमें ज़रा डायग्नोसिस में ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन ये कि आना चाहिए ताकि आप एक जहन में ये चीज़ रख सकें कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये केस था अ 59-year-old woman presented with weakness, fatigue and anorexia since 3 months. She complained of fever since 1 week. She was admitted in another hospital 6 months ago with similar complaints, and she gave history of 3-unit packed cell transfusion during that admission. She had no history of hypertension, diabetes or asthma. On examination, her blood pressure was 130 by 80 millimeter of mercury. Pulse was 100 per minute, temperature 98.6 degree Fahrenheit, respiratory rate was 18 per minute, anemia was present, marked anemia was present, no pedal edema. Chest was clear on auscultation, abdomen was soft and non-tender, spleen was enlarged. Cardiovascular examination was unremarkable except tachycardia. CNS examination was also normal. ठीक है, सिर्फ इसको टैकीकार्डिया था और स्प्लीनोमेगैली थी एग्जामिनेशन में। सही। अच्छा, फिर इन्वेस्टिगेशंस करवाई जब इसकी, तो हीमोग्लोबिन इसका 7.5 ग्राम पर डेसीलिटर आया। MCV वाज 99, यानी कि अपर लिमिट पे था। TLC वाज 11,500, जो उसको 1 वीक से कोई इन्फेक्शन हुआ था। प्लेटलेट व 74,000 per cubic millimeter. Sodium was 140 milliequivalent, potassium 3.6, chloride 99, bicarbonate 24 milliequivalent per liter, urea 35 milligram per deciliter, creatinine was 0.9 milligram per deciliter. LFTs were all normal. Thyroid functions were normal. Hepatitis B and hepatitis C were negative. Urine DR showed numerous pus cells. ICT मलेरिया क्योंकि एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर के साथ आई थी, तो ICT मलेरिया वाज नेगेटिव. सो डू डेंगू NS1 एंड सीरोलॉजी ऑफ डेंगू वाज आल्सो नेगेटिव. ब्लड एंड यूरिन कल्चर वर सेंट. अच्छा, इसका फिर बाद में हमने ना हीमोग्लोबिन, जैसे इसका MCV जो है वो 99 है, तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी हमने करा लिया था, तो वो नॉर्मल आ गया था दोनों। ठीक है, उसके अलावा उसका आयरन लेवल भी हमने कराया था, वो भी नॉर्मल था। अल्ट्रासाउंड करवाया तो मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली आई और रेस्ट ऑफ द स्कैन वाज नॉर्मल। ठीक है, मैनेज कैसे किया उसको, पेशेंट को हमने एडमिट कर लिया वार्ड में, 3 पैक सेल अरेंज करवाया आफ्टर ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, 1 यूनिट पर डे हमने उसको ट्रांसफ्यूज़ किया स्लोली। इंजेक्शन मेरोनेम वो स्टार्टेड यूरिन कल्चर और ब्लड कल्चर भेजने के बाद। 1 gram 8 hourly. Injection Felgan was given as needed. Her fever settled within 2 days and she gradually improved and discharged in a stable state after the transfusion. ठीक है, तो सही हो गई वो, उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब क्या हुआ कि पेशेंट प्रेजेंटेड अगेन इन द ER आफ्टर 2 months with weakness, fatigue and anorexia since a few days after discharge. Her CBC showed again hemoglobin 8 gram per deciliter. TLC was 5,700 and platelets were 70,000 per cubic millimeter. अब देखें ये पेशेंट जो है ना, एक दफ़ा जब ये पिछली दफ़ा आई थी तो इसने मुझे हिस्ट्री दी कि ये 6 महीने पहले भी एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उसको 3 पैक सेल ट्रांसफ्यूजन हुए थे। फिर जब ये पहली दफ़ा मेरे पास आई, हमने 3 दिए ब्लड। अब ये दोबारा आ गई और बिल्कुल सही हो जाती है और फिर दोबारा आ गई, तो इसको जो है ना फिर हमने एडमिट किया। शी वॉज एडमिटेड अगेन एंड वॉज गिवन 2 units पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन्स अगेन. शी हैड रिफ्रैक्टरी एनीमिया प्लस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो बाईसाइटोपिनिया इसको हो जा रहा था बार बार। ठीक है,
मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट को बुलाया, लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि विटामिन B12 करा लें और वो करा लें, तो वो हमने करा लिया था, वो सब नॉर्मल आ गया। उन्होंने कहा कि आयरन भी कराएं, आयरन भी करा लिया, वो भी नॉर्मल आ गया। फिर ये दोबारा जब एडमिट हुई, ये पहली दफ़ा में ही मैंने बुलाया था, दोबारा जब ये एडमिट हुई फिर मैंने उनको कॉल किया। फिर जब वो आई तो उन्होंने बस सिर्फ जो है ना कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। हालांकि मैंने कहा कि आप हिस्ट्री, या तो उन्होंने समझी नहीं कि हिस्ट्री, ये तीसरा एडमिशन है उसको, तीसरी दफ़ा उसको ब्लड मिला है, तो मतलब अब छोड़ तो नहीं सकते ना। कम से कम मुझे ये हो रहा था कि इसकी बोन मैरो बायोप्सी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई लिख के नहीं गई वो। तो फिर मैंने खुद से फिर बोन मैरो बायोप्सी के लिए इस पेशेंट को जहाँ से हो सकती थी वो मैंने कराने के लिए भेज दिया था। तो हर बोन मैरो बायोप्सी वाज डन एंड इट रिवील्ड माइलोडिस्प्लास्टिक चेंजेस। जैसे उसमें ये होता है कि हाइपोग्रेनुलेशन होती है न्यूट्रोफिल्स में, एरिथ्रोसाइट्स में, हाइपो ग्रेनुलेशन, और क्या होता है जैसे मल्टी लोब्स होते हैं ना न्यूट्रोफिल्स के, तो वो हाइपो लोब्यूलेशन भी होती है। ड्रिंक सिड्रोब्लास्ट मिल सकते हैं, लेकिन उसको ड्रिंक सिड्रोब्लास्ट नहीं नज़र आ रहे थे। शी वॉज अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें फिर बहुत तफसील से थी वो रिपोर्ट, मुझे मिल नहीं सकी है, हालांकि मैंने अपने फ़ोन में करी थी, लेकिन पता नहीं वो रिपोर्ट कहाँ चली गई। तो वो मुझे आपसे ना शेयर करनी थी वो। फिर उसमें बड़ा वो उसमें ये लिखा हुआ था कि इसको ना पहले इस पेशेंट को आप विटामिन B12 भी दें, फॉलिक एसिड भी दें और आयरन भी दें। गो के कुछ कमी नहीं आई थी, लेकिन ये आप दें और फिर 6 महीने के बाद ना इसको दोबारा रिपीट कराएं। लेकिन उसमें लिखा हुआ था इट कुड बी माइलोडिस्प्लेसिया, ठीक है। तो हर बोन मैरो बायोप्सी वाज डन एंड इट रिवील्ड माइलोडिस्प्लास्टिक चेंजेस इन ऑल द 3 लाइन्स। शी वाज रेफर्ड टू अ हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट आफ्टर दिस डायग्नोसिस, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरी जगह हेमेटोलॉजिस्ट के पास इसको रेफ़र कर दिया था। इस दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन 2 पैक सेल दिए फिर उसके बाद, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि देखें, आप हिस्ट्री देखें ना। अब ये पहली दफ़ा अगर आई होती तो आप तो जहन में नहीं लेके आएंगे ऐसी चीज़, लेकिन ये कि बार बार ये पेशेंट आ रही है, साल में 3-4 दफ़ा इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो चुका है और इसकी आयरन डेफिशिएंसी भी नहीं है, इसको विटामिन B12 फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी नहीं है। तो फिर आप जो है वो एक जहन में एक चीज़ लाएं कि रिफ्रैक्टरी एनीमिया है इसको, तो इसकी बोन मैरो बायोप्सी मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए थी, और हुई तो उसमें कुछ निकल ही आया। लेकिन फिर भी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था पहले ये सब दें इसको और फिर 6 महीने के बाद ना इसकी दोबारा बायोप्सी कराएं बोन मैरो की, ठीक है। वो मैंने उसको पेशेंट को बता दिया था। अच्छा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, अब है कि आप ना फिर इसको अच्छे से समझ लें। Myelodysplastic syndromes are heterogeneous group of hematologic disorder characterized by both number 1 cytopenias due to bone marrow failure and number 2 a high risk of development of acute myeloid leukemia. Anemia due to ineffective erythropoiesis, often with thrombocytopenia and neutropenias, occur with dimorphic, abnormal appearing and usually a cellular bone marrow or with specific chromosome abnormalities or acquired mutations. तो ये सब मिल सकता है। टाइप्स क्या होते हैं MDS के? लो रिस्क MDS मैरो फेलियर डोमिनेट्स। नंबर 2, हाई रिस्क MDS माइलोब्लास्ट एंड क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज आर प्रेजेंट एट द डायग्नोसिस एंड हाई रिस्क इज ड्यू टू ल्यूकीमिक प्रोग्रेशन। MDS may be fatal due to complication of pancytopenia or to progression to leukemia, but larger proportion die of concurrent disease. सब टाइप्स अब देख लें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की क्या होती हैं। 5 सब टाइप्स आर डिफाइंड बाय फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश कोऑपरेटिव ग्रुप इन 1983। रिफ्रैक्टरी एनीमिया पहला होता है, ठीक है। दूसरा इसकी टाइप है रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद रिंग सिड्रोब्लास्ट, जिसको RARS कहते हैं। रिफ्रैक्टरी एनीमिया को RA से एब्रीविएट करते हैं। नंबर 3, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेस ब्लास्ट RAEB। नंबर 4, रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेस ब्लास्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, तो RAEB स्मॉल t। नंबर 5, क्रॉनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया। WHO ग्रुप्स टुगेदर रिफ्रैक्टरी एनीमिया विद एक्सेस ब्लास्ट, यानी RAEB एंड एक्सेस ब्लास्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों को वो WHO ने क्लासीफाई किया हुआ है एज एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्लासीफाइड दैट एज एक्यूट ल्यूकीमिया उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है इसको, ठीक है। 2 क्लासिफिकेशंस करंटली एग्जिस्ट, 5th एडिशन ऑफ WHO एंड इंटरनेशनल कंसेंसस
classification, ICC उसको कहते हैं. Both classification system incorporate cytopenia, marroblast, cytogenetics and molecular findings. ठीक है. अच्छा, डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? डायग्नोसिस ऑफ MDS कैन बी अ चैलेंज इवन फॉर एक्सपर्ट बिकॉज समटाइम्स सटल क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिक फीचर्स मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड एंड प्रिसाइज डायग्नोस्टिक कैटेगराइजेशन रिक्वायर्स अ हेमाटोपैथोलॉजिस्ट knowledgeable in the latest classification scheme. Unfortunately, agreement among pathologists on morphologic features and classification is imperfect. Changes in appearance of megakaryocytes are more reliable than loss of granules in the neutrophils, precursors or dyserythropoiesis. यानी कि megakaryocytes में अगर changes आ रहे हैं, उनके granules कम है megakaryocytes में, तो वो more reliable sign होते हैं than the neutrophils में अगर hypogranulation है. Dysplastic changes can be observed in normal individuals and they can also occur with vitamin deficiencies and drug effect. ठीक है, तो ये भी आपको जहन में रखना चाहिए कि ये ड्रग इफेक्ट की वजह से या वाइटामिन डिफिशेंसीज की वजह से हो सकती हैं. जैसे कि रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था कि पहले सारे ये जो है ना वाइटामिन वगैरह उस पेशेंट को दिए जाएँ और फिर उसको 6 महीने के बाद दोबारा कराया जाए. It is important that internists and physicians be sufficiently familiar with MDS to expedite referral to a hematologist because many new therapies are now available to improve hematopoietic function and judicious use of supportive care can improve the patient's quality of life. ठीक है, तो मतलब ये कि नई नई दवाइयाँ आ गई हैं तो आपको सही रेफरल कर देना चाहिए. इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं. Myelodysplastic syndrome is a clonal hematopoietic stem cell disorder characterized by disordered cell proliferation and aberrant hematopoiesis resulting in cytopenias and risk of progression to leukemia. MDS is associated with environmental exposure such as radiation. मतलब ये इसका exposure of radiation, benzene, smoking इन सब से है बहुत. ठीक है. Other risk factors are cancer therapy related radiation, radiomimetic alkylating agents such as busulfan, nitrosourea, procarbazine. Latent period 5 to 7 years होता है. यानी कि अगर किसी को कीमोथेरेपी मिली है तो उसके 5 to 7 years के बाद माइलोडिस्प्लेजिया हो सकता है. और DNA topoisomerase inhibitors 2 years latency है उसकी. ठीक है. Acquired aplastic anemia, Fanconi anemia and other constitutional marrow failure diseases can evolve into myelodysplastic syndrome. अच्छा, myelodysplastic syndrome is a disease of older persons consistent with accumulation of mutations within hematopoietic stem cells in the aging marrow. अच्छा, ये 70 years में या उसके बाद ज़्यादा इसका इंसिडेंस होता है. हमारे पेशेंट की एज थी 59. ठीक है, तो लेकिन बच्चों में बहुत रेयर है. लेकिन हो सकता है जिनमें जो जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं उनमें और जो स्पेसिफिक जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड हो सकता है अगर बच्चों में हो जाए तो. ठीक है. बोथ द क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक इंस्टेबिलिटी लीड टू MDS. Cytogenetic abnormalities are found in 1/2 of the patients. Some of the same specific lesions are also seen in leukemia. Aneuploidy, chromosome loss or gain is more frequent than translocations. तो मतलब aneuploidy में ज़्यादा चांस होता है बनिस्बत ये कि ट्रांसलोकेशन हो गई हो क्रोमोसोम की. ठीक है. Accelerated telomere attrition may destabilize genome in marrow failure and predisposed to acquisition of chromosomal lesions. Cytogenetic abnormalities are not random. Loss of 5, 7 and 20 trisomy 8. Many of the same genes are mutated in AML and MDS. ठीक है, तो बहुत सारी जीन्स जिसमें म्यूटेशन हो तो AML ट्रांसफॉर्मेशन का ज़्यादा चांस होता है. क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे? एनीमिया डोमिनेट्स इन द अर्ली कोर्स. मोस्ट सिम्टोमेटिक पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ फटीग एंड वीकनेस, डिस्निया एंड पैलर. But at least 1/2 of the patients are asymptomatic and their MDS is discovered only incidentally on routine blood counts. ठीक है, तो मतलब ये कि तो ये बहुत ही मतलब सटल तरीके से होगा ना. और अगर पेशेंट को एनीमिया हुआ भी तो आपने ब्लड लगा के भेज दिया तो अब फिर पेशेंट आपके पास आया ही नहीं. जैसे मेरे पास ये आ गई थी और उसकी हिस्ट्री मैंने ली तो पिछली हिस्ट्री में इसकी सिग्निफिकेंट थी ना कि पहले भी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था. तो एक चीज़ फिर आप अपने जहन में ले आते हैं. ठीक है. प्रीवियस कीमोथेरेपी और रेडिएशन एक्सपोजर इज़ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक फैक्ट. ठीक है, मतलब ये कि आप फिर
उससे हिस्ट्री लेना, क्योंकि अगर आपको पता है ईटियोलॉजी में ये सारी चीज़ें आती हैं कि पोस्ट कैंसर कीमोथेरेपी में हो सकता है 5 to 7 या 2 ईयर्स की लेटेंसी पीरियड के साथ, तो वो आप हिस्ट्री लीजिए। फीवर एंड वेट लॉस आर फीचर्स ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव रादर देन माइलोडिस्प्लास्टिक प्रोसेस। अब ठीक है, हमारे मेरी पेशेंट जो है फीवर के साथ आई थी, लेकिन उसको यूटीआई निकला था, तो उस वक्त उसका जो प्रेसिपिटेटिंग यानी कि इवेंट था दाखिल होने का, भी बहुत दिन से उसको वीकनेस हो रही थी, लेकिन अब वो फीवर के साथ फीवर हो गया था तो वो आ गई। ठीक है, तो मतलब इसका माइलोडिस्प्लेजिया का फीचर नहीं होता है फीवर, ठीक है, और वेट लॉस। माइलोप्रोलिफरेटिव जो डिसऑर्डर्स है ना उनका होता है। MDS इन चाइल्डहुड इज़ रेयर, जैसा मैंने बताया, व्हेन डायग्नोज्ड इम्प्लाइज genetic disease. Children with Down syndrome are susceptible to MDS and leukemia. Family history may indicate a hereditary form of sideroblastic anemia. अब बहुत सारी genetic mutations में लिखी हुई हैं जो मुझे भी याद नहीं हो सकती हैं, और वो मैंने इसमें से ओमिट कर दी हैं। तो इतना आप समझ लें कि जैसे ओल्ड एज में जो चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो गया या ये माइलोडिस्प्लेजिया हो गया, तो इसलिए होती हैं वो कि बाय द टाइम यानी कि एज के साथ जो चेंजेस होते रहते हैं बोन मैरो के अंदर, स्टेम सेल्स में जेनेटिक म्यूटेशंस होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, इसलिए ये ज़्यादा कॉमन होते हैं ओल्ड एज में। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन इज रिमार्केबल फॉर साइंस ऑफ एनीमिया एंड अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द पेशेंट्स हैव स्प्लीनोमेगाली। तो हमारे पेशेंट में स्प्लीनोमेगाली थी मॉडरेट। लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में देखें, एनीमिया इज प्रेजेंट आइदर अलोन और एज अ पार्ट ऑफ बाई और पैनसाइटोपिनिया। तो आपको बाईसाइटोपिनिया मिल सकता है और पैनसाइटोपिनिया भी मिल सकता है। आइसोलेटेड न्यूट्रोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज़ मोर अनयूजुअल। ज़्यादातर पेशेंट जो है एनीमिया के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। मैक्रोसाइटोसिस इज कॉमन एज इन मोस्ट मैरोफेरिया डिजीज़। तो इसका भी जो MCV जो है वो 99 था। Platelets are large and lack granules. In functional studies, they may show marked abnormalities and patients may have bleeding symptoms despite adequate numbers. तो मतलब प्लेटलेट नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल उनमें इम्पेयरमेंट होती है, तो ब्लीडिंग सिम्टम्स हो सकते हैं चाहे प्लेटलेट सही हो। हमारे पेशेंट के भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था, मतलब 70-74,000 तक का था दोनों दवा। Neutrophils are hypogranulated, hyposegmented, ringed or abnormally segmented nuclei. Dual bodies and may be functionally deficient. Circulating myeloblasts usually correlate with meroblast numbers and their quantity is important for classification and prognosis. The total WBC count is usually normal or low except in chronic myelomonocytic leukemia. As in aplastic anemia, MDS can be associated with the clonal population of PNH cells. Genetic test is available for constitutional syndrome. मतलब वहाँ पे सब अवेलेबल है बाहर। अच्छा, मेरे पास जो है ना, बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे पास लेटेस्ट एडिशन आ गया है हैरिसन्स का, यानी 22nd एडिशन है। पहले मैं 20th एडिशन था ना 2022 का। अब जो है मेरा 22nd एडिशन 2025 का मेरे पास आ गया। बड़ी खुश हूँ मैं उसके लिए। बोन, अच्छा ये पहले आपने यानी कि ये पहले आपने लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में क्या कराएंगे आप, CBC में आपने ये सब चीज़ें देखी, फिर उसके बाद आपने कराया बोन मैरो। बोन मैरो में क्या मिलेगा आपको, द बोन मैरो इज़ यूजुअली नॉर्मल और हाइपर सेलुलर मिलेगा आपको, बट इन अबाउट 20% ऑफ द केसेस इट इज़ हाइपोसेलुलर टू बी कन्फ्यूज विद एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, नो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैरो मॉर्फोलॉजी डिस्टिंग्विशेस MDS, बट द कॉमनली ऑब्जर्व्ड आर डिसइरिथ्रोपोइटिक चेंजेस, स्पेशली न्यूक्लियर एबनॉर्मेलिटीज and ringed sideroblast in the erythroid lineage, hypogranulation and hyposegmentation in granulocytic precursors with an increase in myeloblast and megakaryocytes showing reduced number of disorganized nuclei. Megaloblastic nuclei and defective hemoglobinization in the erythroid lineage are common. Prognosis strongly correlates with the proportion of the meroblast, which should be enumerated manually on the bone marrow smear and by flow cytometry of the aspirate. Flow cytometry also reveal characteristically aberrant hematopoietic differentiation. Cytogenetic and fluorescent in situ hybridization, जिसको FISH कहते हैं, can identify chromosomal abnormalities.
डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब देखें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन B12 एंड फोलेट शुड बी एक्सक्लूडेड बाय अप्रोप्रिएट ब्लड टेस्ट। हालांकि हमारे में सब सही आया था, फिर भी हेमेटोलॉजिस्ट ने कहा कि फिर इनको दे दीजिए। विटामिन B6 deficiency can be assessed by therapeutic trial of pyridoxine if the marrow showed ring sideroblast, ठीक है। Copper deficiency can lead to cytopenias and dysplastic marrow of varying cellularity. Transient marrow dysplasia can occur in acute viral infection, drug reactions or chemical toxicity. Number 5, myeloid and erythroid precursor cells vacuolization can also occur in copper deficiency and zinc or alcohol toxicity. मतलब जिंक अगर ज़्यादा हो जाए उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी अल्कोहल की, तो भी माइलॉइड इरिथ्रोइड प्रीकर्सर सेल्स की वैक्यूलाइजेशन हो जाती है, तो वो माइलोडिस्प्लेसिया से मिलता है, ठीक है। मोर डिफिकल्ट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन हाइपोसेलुलर MDS एंड एप्लेसिया or between MDS with excess blast and acute leukemia. The WHO considers 20% blast in the marrow as the criterion that separates AML from MDS. मतलब अगर 20% blast marrow में आ रहे हैं तो वो AML होगा, अगर उससे कम आ रहे हैं तो MDS होगा. In young patients, the underlying predisposing genetic disease should be considered and appropriate genomic testing performed. मतलब ट्रायोसीमी 8 है या डाउन सिंड्रोम है, अगर किसी बच्चे को हो रहा है तो मतलब उस सूरत में उन रेयर डिजीज़ के साथ माइलोडिस्प्लेसिया यानी कि हो सकता है, ठीक है। प्रोग्नोसिस देखें, सर्वाइवल वेरीज ग्रेटली फ्रॉम ईयर्स फॉर पेशेंट विद 5q सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया टू अ फ्यू मंथ्स इन दोज विद हाई रिस्क MDS विद एक्सेस ब्लास्ट। इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम IPSS जिसे कहते हैं इनकॉर्पोरेट्स मॉलिक्यूलर डाटा। इवन लोअर रिस्क MDS हैज़ सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. Most patients die as a result of complications of pancytopenia and not due to leukemic transformation. से बहुत पहले ही मतलब pancytopenia में recurrent infection होने लगेंगे और जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, एनीमिया, ये सारी चीज़ों की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट, हिस्टोरिकली ट्रीटमेंट ऑफ MDS is unsatisfactory but several drugs may not only improve blood counts but also delay onset of leukemia and improve survival. Only hemopoietic stem cell transplantation offers cure of MDS. अगर stem cell transplantation हो जाए तो वो तो फिर क्योर हो जाएगा. The survival rate in selected patients cohorts is 50% at 3 years but improving. In reality, only a small proportion of MDS patients undergo transplantation. तो transplantation नहीं हो रहा है अगर, तो फिर drug treatment होना चाहिए. MDS has been regarded as particularly refractory to cytotoxic chemotherapy regimens, and as in AML in older adults, drug toxicity is frequent and often fatal, and remissions if achieved are brief. मतलब कि बहुत सारी complications हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, रिस्पॉन्ड कर जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, टॉक्सिसिटी भी अगर हो जाए तो रेमिशंस बहुत ब्रीफ होता है, ठीक है। Low doses of cytotoxic drugs have been administered for the differentiation potential, and from this experience, drug therapies have emerged based on pyrimidine analogs. These drugs are classified as epigenetic modulators, believed to act through a demethylation mechanism to alter gene regulation and allow differentiation to mature blood cells from the abnormal MDS stem cells. यानी कि epigenetic modulators कहलाते हैं और demethylation करते हैं, उसकी वजह से जीन में ऑल्टर कर देते हैं जीन की रेगुलेशन। हाइपोमिथाइलेटिंग एजेंट्स अब कौन कौन से हैं? पहला है एजासिटिडीन और दूसरा है डेसिटबीन। तो एजासिटिडीन जो है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है फॉर 7 days at 4 week interval for 4 cycles before assessing for response. Increase in the blood count with decreased transfusion requirements occur in 50% of the patient. तो 50% of patient में जो है वो ट्रांसफ्यूजन की फिर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। दूसरा है डेसिटबीन administered by continuous intravenous infusion varying doses in duration of 3 to 10 days in repeating cycles. 30 to 50% show increase in blood counts with duration of response of almost a year. Side effect of both drug is myelosuppression leading to worsening of blood counts. They are used in high risk patient who is not a candidate of stem cell transfusion. यानी कि high risk patient है और कैंडिडेट भी नहीं है तो फिर आप उसको देंगे, और लो रिस्क पेशेंट को नहीं देंगे, ठीक है। In low risk patients, they are also effective, but alternative therapy should first be considered. Decitabine, sidazurudine,
an oral HMA used in patients with high risk MDS. Linalodomide, a thalidomide derivative, is particularly effective in reversing anemia in MDS patients with 5q syndrome. It is administered orally. ATG cyclosporin and anti-CD52 monoclonal antibody, जिसका नाम है LM2-Zumab, are especially effective in younger MDS patients, यानी younger से मतलब है less than 60 years. Erythropoietin alone or in combination of granulocyte colony stimulating factor can improve hemoglobin levels, particularly in patients with low erythropoietin levels. Thrombopoietin mimetic suppression of erythropoiesis is approved by FDA for anemia in low risk MDS, appear to improve platelet counts in some patients, but TPO यानी thrombopoietin agonist may increase the rate of leukemic progression in high risk MDS. High risk है तो leukemic progression हो जाएगी अगर ये दिया तो. Lupatercept, which affects transforming growth factor, beta mediated, FDA has approved. Ivosidenib, an IDH1 inhibitor for MDS. Venetoclax, a BCL2 inhibitor, is approved for patients with AML जिनको ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की. ये जब हमने किया था AML तो हमने ये पढ़ा था. सेम प्रिंसिपल्स ऑफ सपोर्टिव केयर फॉर aplastic anemia apply to MDS. Many patients will be anemic for years. RBC transfusion should be accompanied by आयरन किलेशन टू प्रिवेंट सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस. ठीक है, क्योंकि पेशेंट को अगर ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो उसको बार बार एनीमिया होगा, बार बार आप ट्रांसफ्यूजन देंगे तो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस के ख़तरे से बचने के लिए आपने उसको आयरन किलेशन करनी है डेस्फेरोक्सामीन से. सही है. तो रेफरेंस मैंने इसका लिया है हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन 2025. तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पास लेटेस्ट एडिशन आ गया. अच्छा, अब जो है ना मतलब कहने का ये है कि अच्छी तरीके से आप हिस्ट्री लें. बार बार किसी को एनीमिया हो रहा है, बार बार अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, पिछली दफ़ा भी हुआ था, इस दफ़ा भी हो गया, तो ज़रूर जो है ना आपको चाहिए कि आप उस पेशेंट को बोन मैरो करा के देखें कि उसको माइलोडिस्प्लेसिया तो नहीं है. ठीक है, चलें. ओके, प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा. कोई भी और टॉपिक हो, जैसे किसी ने मुझे स्ट्रोक का लिखा है तो स्ट्रोक का मैं करवा दूँगी, देखती हूँ मैं किस तरह से उसे करती हूँ टैकल. तो आपको अगर कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं तो मुझे लिख दें, मैं उस पर कर दूँगी. थैंक यू सो मच. ओके, खुदा हाफिज़.